A rigid massless tetrahedron is placed such that the vertex O is at the origin and the other three vertices A, B and C lie on the coordinates axis as shown in figure. Body is acted on by 3 point loads, of which one is acting at A along x-axis and another one is acting at B along y-axis. For the body to be in equilibrium, the third point load acting at point O must be. बहुत जबरदस्त कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने हर लेक्चर में, पता नहीं कितने सालों से हर लेक्चर में बहुत ही जोर देते हुए पढ़ाया है। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है ए पॉइंट पे, दूसरा फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है बी पॉइंट पे, तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए तीसरा फोर्स कहां लगेगा। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए नेट मोमेंट जीरो होना चाहिए और नेट मोमेंट जीरो करने के लिए तीसरा फोर्स जो है वो सी पे लगा देते हैं ऐसा, तो तीनों फोर्स जो है वो ओ से पास होंगे, एक ही पॉइंट से पास होंगे, नेट मोमेंट जीरो हो जाएगा। हाँ सही बात है, नेट मोमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। भाई आपका एक फोर्स एक्स में है, दूसरा फोर्स वाई में है और तीसरा फोर्स जेड में है, तो भाई ये तीनों फोर्सेस कभी इक्विलिब्रियम में रहेंगे ही नहीं, इनका एक रिजल्टेंट आएगा, राइट। अरे भाई आप इस इक्वेशन को देखो, R इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन को देखो, अगर x और y कंपोनेंट जीरो नहीं है तो क्या कभी भी रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वही सिचुएशन आ रही है ना, एक कंपोनेंट x में है, एक कंपोनेंट y में है, एक कंपोनेंट z में है, तो अगर ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग प्लेन में हैं, तो भाई इनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो होगा ही नहीं। तो इनका रिजल्टेंट कब जीरो होगा? तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, एक फोर्स आपका x में, ठीक है, दिस इज फोर्स नंबर लेट्स से 1, दूसरा फोर्स आपका y में, दिस इज फोर्स नंबर लेट्स से 2। तो इनका एक रिजल्टेंट होगा जो कि XY प्लेन में ही होगा, राइट। द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस विल बी इन द XY प्लेन। ओके, इधर रख, अब ठीक। अब अगर तीसरा फोर्स है तो वो फोर्स बैलेंस तभी होगा, वो फोर्स इस सिस्टम को तभी बैलेंस करेगा जब वो तीसरा फोर्स इस R के इक्वल एंड अपोजिट हो, है ना। इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आ रहा है, अगर उसके इक्वल एंड अपोजिट तीसरा फोर्स लगा दूं मैं F3, देन दिस एंटायर सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। और ये एंटायर सिस्टम कौन से प्लेन में होगा मेरे भाई? ये एंटायर सिस्टम XY प्लेन में होना चाहिए। इनका रिजल्टेंट XY प्लेन में ही आएगा ना, F1 x में है, F2 y में है, तो इनका रिजल्टेंट XY प्लेन में होगा। उसके इक्वल एंड अपोजिट तीसरा फोर्स लगना चाहिए, यानी ये तीसरा फोर्स भी कौन से प्लेन में होना चाहिए? XY प्लेन। और ये तीनों फोर्स एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो मोमेंट भी बैलेंस हो गया, फोर्स भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो भाई यहां जो तीसरा फोर्स लगना चाहिए, दैट शुड बी इन XY प्लेन बट नॉट अलोंग x और y एक्सिस, है ना। XY प्लेन में रहेगा लेकिन x या y डायरेक्शन में नहीं रहेगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में ऐसा कुछ आएगा, उसके इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए तीसरा फोर्स। तो ये ना तो x में रह सकता है, क्योंकि अगर ये x में रहेगा तो F2 को कौन बैलेंस करेगा, और ना तो y में, क्योंकि ये अगर y में रहेगा तो F1 को कौन बैलेंस करेगा। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ये बीच में कहीं आएगा, ओके। बट ये XY प्लेन में होना चाहिए, अदरवाइज फोर्स बैलेंस नहीं होगा। आप इसको अगर z डायरेक्शन में लगा दोगे तो मोमेंट बैलेंस कर लोगे, बट फोर्स बैलेंस नहीं हो पाएगा। क्लियर है? सो द आंसर इज XY प्लेन बट नॉट अलोंग x और y एक्सिस। ये सेम कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर में किया हुआ है कवर, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर किसी बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं तो उस बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तीनों फोर्सेस एक सिंगल प्लेन में होने चाहिए, पहली शर्त है। ऑल 3 फोर्सेस मस्ट बी कोप्लेनर, वरना वो कभी बैलेंस हो गए ही नहीं, ओके।
तो पहली शर्त है कि तीनों कोप्लेनर होने चाहिए और दूसरी शर्त है कि तीनों या तो पैरेलल या तो कॉन्करेंट होने चाहिए। ठीक है, तो अगर वो कॉन्सेप्ट किसी ने पढ़ा है तो ये सवाल चुटकियों में बना सकता है, क्योंकि उसको पता है कि तीसरा फोर्स भी सेम प्लेन में होना चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए। ठीक है,